नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो प्लेइंग 11 कंपैरिजन के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के 35वें मुकाबले की, जो कि गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। हम इस वीडियो में सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद अपने वीडियो के मेन पार्ट पे आएंगे जो कि प्लेइंग 11 का कंपैरिजन है, यानी कि हम लोग ओपनर टू ओपनर, मिडिल ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, स्पिन डिपार्टमेंट टू स्पिन डिपार्टमेंट, पेस डिपार्टमेंट टू पेस डिपार्टमेंट, स्पिनर टू स्पिनर, सारा कुछ कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि ऑन द पेपर कौन सी मजबूत टीम है और कल किसके जीतने के चांसेस हैं। तो सारा कुछ एनालिसिस किया जाएगा, तो आप अंत तक अपना इस वीडियो में बने रहें। और जो भी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। चाहे आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ट्रेडिशनली ये पिच बैटिंग फेस्ट मानी जाती है। यहाँ पे स्कोर इन द रेंज ऑफ 170 टू 190 आप देख सकते हो, इवन 200 प्लस भी क्रॉस कर सकती है। ये एवरेज स्कोर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे बॉलरों को भी अच्छा खासा बाउंस मिलता है, यानी कि पेस बॉलरों को, मतलब पेस बॉलर भी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो स्पिनरों का बहुत ही कम वर्चस्व इस ग्राउंड पे होता है। तो ये रहा आपका पिच रिपोर्ट, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बैटिंग फेस्ट मान के चलिए, बैटरों का बोलबाला रहेगा। वैसा ही कुछ स्कोर कार्ड भी आपको दिखाते हुए यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे दो सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल, लेकिन नेचर ऑफ सॉइल यहाँ के पिच पर डिपेंड नहीं करेगा कि कैसा खेलेगी। यहाँ पे 20 ओवरों का मुकाबला है, तो आप मानकर चलिए कि अगर बैटिंग पिच तैयार की गई है तो बैटिंग पिच ही रहेगी, अगर बॉलिंग ट्रैक बनाई गई है तो बॉलिंग ट्रैक ही रहेगी। अक्सर यहाँ पे आपको बैटिंग ट्रैक ही मिलेगा, बल्लेबाजों का ही बोलबाला रहता है। गेंदबाज यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, आप स्कोर कार्ड पे ये चीज देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने सबसे मेन पार्ट पे वीडियो के, जो कि प्लेइंग 11 का कंपैरिजन है। देख लेते हैं प्लेइंग 11 का कंपैरिजन दोनों टीमों का उठाकर। पहले प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस ने अपना पिछला मुकाबला एक दिलचस्प अंदाज में जीता है, और ये अक्सर अपने मुकाबले ऐसे ही जीतते हैं, लास्ट तक फाइट करते हैं और लास्ट में मुकाबला किधर पलटी मार जाए किसी को विश्वास नहीं होता। अक्सर इन्हीं की बाजी 20 होती है, लेकिन इस संस्करण में कुछ दो मुकाबले ऐसे भी गए हैं जहां पे इनकी बाजी 19 पड़ती हुई दिखाई दी। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो यही प्लेइंग 11 रहेगा। विजय शंकर या जोशुआ लिटिल या फिर कोई स्पिन गेंदबाज यहां पे रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अहमदाबाद में ये मैच है तो हम मानकर चलते हैं कि यहां पे आपको विजय शंकर ही रिप्लेस करते हुए प्लेइंग 11 में दिखेंगे। अगर उनके जगह कोई खेलेगा तो जोशुआ लिटिल एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे। यही आपका प्लेइंग 11 रहने वाला है। अब इधर की बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। ये भी अपने पिछले 3 मुकाबले जीतते हुए आ रहे हैं, जिस कारण इनके भी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। वधेरा एक कह सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, यानी अगर गेंदबाजी करेगी तो ये प्लेइंग 11 खेलेगा और बल्लेबाजी करते समय एन वधेरा आ सकते हैं। वही केस यहाँ पे है, बल्लेबाजी करेगी तो ये प्लेइंग 11 अलजारी जोसेफ या नूर अहमद, खासकर चांसेस यहाँ अलजारी जोसेफ के ही ज्यादा हैं। वही गेंदबाजी करेगी तो यहाँ पे जोशुआ लिटिल शामिल हो जाएंगे इस टीम में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। तो आइए प्लेइंग 11 के कंपैरिजन पे आ जाते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा कितना भारी है। बात करते हैं गुजरात टाइटंस के ओपनर की, तो सुमन गिल और रिद्धिमान शाह ओपन करते हुए दिखेंगे। वहीं तो यहाँ पे ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, इस साल का जो दूसरा सबसे विस्फोटक ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो मुंबई इंडियंस का है। पहला आरसीबी की फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली है, तो इनकी तुलना ही नहीं है। इनको आप 20 रेटिंग दे दीजिए। दोनों ही विस्फोटक फॉर्म में, दोनों ही जबरदस्त पावर प्ले का उपयोग करते हुए दिख रहे हैं। और रोहित शर्मा का भी इंटेंट लाजवाब रहा है। फ्रॉम द फ्रंट ये लीड करना चाहते हैं, फर्स्ट 6 ओवर का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। और ईशान किशन के सबका पता है कि क्या नेचर ऑफ क्रिकेट है, अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वही पसंद करते हैं और इस समय वही एक्सप्लोड करते हुए दिख रहे हैं शुरुआती 6 ओवरों में। तो ये परफेक्ट ओपनिंग कॉम्बो है और इनसे उम्मीदें भी रोहित शर्मा को और खासकर मुंबई इंडियंस को काफी होंगी। अगर हम बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस के ओपनिंग कॉम्बो की, तो सुमन गिल जरूर फॉर्म में है। रिद्धिमान शाह ने पिछले मैच के स्लगिश पिच पे अच्छा खासा बैटिंग किया था, लेकिन कंसिस्टेंसी इस बार मिसिंग है। रिद्धिमान शाह को और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। अटैकिंग नेचर दोनों में कम है, मतलब विस्फोट दोनों नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेशन नहीं है, उसी लिमिटेशन में ये दोनों खिलाड़ी खेल सकते हैं, जिस कारण T20 में अगर बात करें तो इनको 18 रेटिंग देंगे, क्योंकि सुमन गिल की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा इस पर भारी पड़ती हुई दिख रही है स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। जिस रिद्धिमान शाह ने पिछले मैच में मोजो पाया है, अपना फॉर्म पाया, जिसका 18 रेट करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा और ईशान किशन के काफी पीछे इनकी
ओपनिंग जोड़ी दिख रही है, जिस कारण ईशान किशन और रोहित शर्मा 20 पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं किसके मुकाबले, गुजरात टाइटंस के ओपनिंग कॉम्बो के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की, तो यहाँ पे साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। अभिनव मनोहर भी आ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कैमरून ग्रीन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है, अगर बात करें साई सुदर्शन की, तो एक लिमिटेशन है इस मिडिल ऑर्डर की, यहाँ पे बहुत विस्फोटक बल्लेबाज नहीं दिखेंगे। इस साल जो गुजरात टाइटंस का लिमिटेशन रहा है वो यही रहा है कि इनका मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में उतना अच्छा स्कोर, उतने अच्छे गति से नहीं बने। कंसिस्टेंसी जरूर साई सुदर्शन ने मेंटेन की है, विजय शंकर ने भी मेंटेन की है। हार्दिक पांड्या जरूर इनकंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने अपना फॉर्म पाया है। लेकिन जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो साई सुदर्शन के पास भी नहीं है, विजय शंकर के पास नहीं है, बस एक हार्दिक पांड्या है जो कि अच्छी गति से रन बना सकते हैं। अब इधर बात कर लेते हैं, कैमरून ग्रीन के पास स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, पिछले 2 मैचों से कंसिस्टेंटली स्कोर भी कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी अपना फॉर्म पा चुके हैं, पिछले मैच में जबरदस्त हिटिंग की थी और इनसे बेहतरीन टी20 क्रिकेट बैटर आप पाओगे नहीं। तिलक वर्मा का कंसिस्टेंसी प्लस अटैकिंग नेचर सबको पता है, तो यहाँ पे भी मुंबई इंडियंस को 20 पॉइंट मिलते हैं। तो जो वहां पे अटैकिंग नेचर मिसिंग है हार्दिक पांड्या की टीम का, 18 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट बैटर इनके टीम में तो जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत कम है मिडिल ओवर्स में। ये कॉज ऑफ कंसर्न रहा है गुजरात टाइटंस का। तो यहाँ पे भी पलड़ा मिडिल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस का भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके मुकाबले, गुजरात टाइटंस के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, 3 महत्वपूर्ण फिनिशर मौजूद हैं। तो यहाँ पे टीम डेविड के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, यही फिनिशिंग डिपार्टमेंट में दिखेंगे और एन वधेरा भी यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं मुकाबला। तो टीम डेविड और एन वधेरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में होंगे। लेकिन जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है गुजरात टाइटंस की, इस साल की सबसे बेस्ट फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पिछले साल की सबसे बेस्ट फिनिशर्स थे ये तीनों, और इस साल भी मैं मानता हूं कि इनसे बेहतरीन फिनिशर किसी भी टीम में नहीं है। मतलब एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं है। डेविड मिलर ना चले तो राहुल तेवतिया, राहुल तेवतिया ना चले तो राशिद खान, कोई ना कोई अपना काम करके चाहता है। यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप 25 भी रेट कर सकते हो 20 में, तो कोई कम नहीं होगा। यहाँ पे टीम डेविड के ऊपर काफी डिपेंडेंसी है, जिस कारण मात्र 15 पॉइंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस को मिलते हैं और यहीं पे ये मुकाबले भी हारते हुए दिख रहे हैं इस संस्करण में। तो इनको अपना फिनिशिंग डिपार्टमेंट जरूर चुस्त और तंदुरुस्त करना होगा, और इस फिनिशिंग डिपार्टमेंट को सॉलिड करने के लिए या तो तिलक वर्मा, या तो सूर्य कुमार यादव, या तो कोई टॉप ऑर्डर में से एक को लंबी पारी जरूर खेलनी होगी। तो ये तो मिडिल ऑर्डर, ये तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कंपैरिजन रहा। अब आइए स्पिनरों के कंपैरिजन पे आ जाते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट में किसकी मजबूती है और किसकी तूती बोलती हुई दिख रही है। स्पिनर्स देखें तो यहाँ पे राशिद खान होंगे, और उसके बाद इनका साथ निभा सकते हैं राहुल तेवतिया। नूर अहमद खेले तो नूर अहमद, चांसेस कम है इस पिच पर, अहमदाबाद की पिच पर खेलने के। अल्जारी जोसेफ के चांसेस ज्यादा हैं, तो राशिद खान को ही लेकर हम एनालिसिस कर लेते हैं। बेहतरीन स्पिनर, 4 ओवर का बेहतरीन आपको स्पिन बॉलिंग करके देंगे, और इनसे बेहतरीन स्पिनर इस समय आईपीएल में कोई ऑपरेट करता हुआ भी नहीं दिख रहा है, इनकी तुलना भी नहीं कर सकते। तो जो स्पिन डिपार्टमेंट में बस डिपेंडेंसी है, उसके कारण 2 पॉइंट करते हुए दिख रहे हैं गुजरात टाइटंस के। अदरवाइज इनको 20 में 20 मिलते, लेकिन 18 ही मिलेंगे, क्योंकि राशिद खान ही एक रन से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। नूर अहमद इस मैच में बहुत कम चांसेस है खेलने की। अब स्पिन डिपार्टमेंट की यहाँ बात कर लेते हैं, तो पीयूष चावला और दूसरे स्पिनर हैं ऋतिक शौकीन। तो यहाँ पे तिलक वर्मा भी कुछ ओवर की स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का उतना विश्वास नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऋतिक शौकीन और पीयूष चावला का जो फॉर्म है, जो एक्सपीरियंस है, दोनों ही बहुत बेहतरीन है। फॉर्म में है, मिडिल ओवर्स में रन गति को भी रोक रहे हैं, विकेट टेकिंग भी ऑप्शन ला रहे हैं। पिछले मैच में एक ही ओवर में 2 विकेट लाया था, जिस कारण विपक्षी टीम का कमर तोड़ दिया था, रन रेट झुका दिया था। फिर ऋतिक शौकीन भी अपने लिमिटेशन में अच्छी गेंदबाजी कर ले रहे हैं, उनका उपयोग भी रोहित शर्मा उतना धड़ल्ले से नहीं कर रहे हैं। फिर भी जब भी इनको लग रहा है रोहित शर्मा को यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खेल दिखा सकते हैं, तो वहाँ ऋतिक शौकीन का उपयोग कर रहे हैं। मतलब दोनों ही अब एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। जो पीयूष चावला का फॉर्म है वो पॉजिटिव साइड में है, और जिस कारण इनको यहाँ 19 रेटिंग मिलेगा, क्योंकि इनके पास 2 स्पिनर हैं, दोनों इनसे अच्छा ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऋतिक शौकीन की वजह से 1 पॉइंट इनका कम होता हुआ दिख रहा है कि ऋतिक शौकीन को कभी भी अपोनेंट टीम टारगेट कर सकती है। तो ये स्पिन डिपार्टमेंट था। यहाँ पे गुजरात टाइटंस बस डिपेंडेंसी राशिद खान के ऊपर होने की वजह से थोड़ा सा पीछे दिख रही है मुंबई इंडियंस के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं पेस डिपार्टमेंट की। पेस डिपार्टमेंट देख लेते हैं किस टीम का कितना पलड़ा भारी है। यहाँ पे अल्जारी जोसेफ, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी
3 पेसर होंगे, ऑपरेट करते हुए दिखेंगे और तीनों पेसरों के पास काफी अनुभव है, काफी क्षमताएं हैं। और अगर जोशुआ लिटिल खेल गए एज ए इंपैक्ट प्लेयर विजय शंकर के रूप में, तो यहां पे नूर अहमद की जगह इंपैक्ट प्लेयर में जोशुआ लिटिल को आप ऐड कर लीजिए, तो 4 पेसर हो जाएंगे और चारों के पास काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस करने का मादा है और चारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मतलब इन फॉर्म बॉलर हैं चारों। मोहित शर्मा ने पिछला मैच इनको बचाया हुआ था, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, कटर्स का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। अगर स्लगिश पिच रही तो वहां मोहित शर्मा काफी कैपेबल साबित होंगे और जो इनका कमबैक है वो काफी शानदार रहा है। मोहित शर्मा की क्या ही कहने, इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। विकेट टेकिंग ऑप्शन शुरुआत में भी बेहतरीन गेंदबाजी करके देंगे, लास्ट में भी बेहतरीन गेंदबाजी करके देंगे। डेथ ओवर में यॉर्कर्स काफी बेहतरीन मारते हैं। अलजारी जोसेफ 20 साल फॉर्म में, मिडिल ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉबैक नहीं समझ में आ रहा है। फिर इनका पेस डिपार्टमेंट काफी चुस्त और सुदृढ़ मजबूत है, सुदृढ़ है। अगर हम बात करें डेथ ओवर्स की, तो वहां पे डेथ ओवर्स के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मोहम्मद शमी मोहित शर्मा के रूप में, इवन अलजारी जोसेफ भी डेथ ओवर में ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं मिडिल ओवर में भी अच्छे खासे गेंदबाज मौजूद है। पावर प्ले में मोहम्मद शमी ऑपरेट करते हुए मोहित शर्मा के साथ दिखेंगे, तो इनका जो पेस डिपार्टमेंट है वो काफी चुस्त है, जिसको 20 पॉइंट मिलते हुए दिख रहे हैं। वैरायटी भी वहां पे मौजूद है। अब इनका पेस डिपार्टमेंट बात कर लेते हैं। जैसन वार्नड्रॉप फॉर्म में नहीं है, काफी कुटते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर पिछले ओवर में एक मैच में 31 रन दिए थे, अब एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बात कर लेते हैं जोफ्रा आर्चर, जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं इन्हीं से है। जैसा ये परफॉर्मेंस देंगे वैसा ही इनके पेस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस आएगा, मतलब पूरी डिपेंडेंसी जोफ्रा आर्चर के ऊपर है। जैसन वार्नड्रॉप भी शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि शुरुआत में स्विंग मिला तो ये इफेक्टिव साबित होंगे, अगर नहीं मिला तो फिर ये पिटते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर भी शुरुआत में स्विंग मिला तो 2 ओवर निकाल कर दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी ये कॉस्टली होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे इनका जो पेस डिपार्टमेंट है वो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? जोफ्रा आर्चर की वजह से, जिसके कारण इनके पॉइंट्स कटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जोफ्रा आर्चर काफी हाई क्वालिटी के बल्लेबाज गेंदबाज हैं। वहीं जैसन वार्नड्रॉप के पास भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जिसका इनको 17 पॉइंट जरूर मिलते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस के मुकाबले ये काफी पीछे हुए नजर आते हैं। तो हमने प्लेइंग 11 का पूरा कंपैरिजन कर लिया, हमने देख लिया। ओपनिंग डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस आ गए हैं, मिडिल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस आ गए हैं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में गुजरात टाइटंस आ गए, तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में दोनों ही बराबर पे आकर अटके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे राशिद खान के ऊपर डिपेंडेंसी है, यहाँ पे पीयूष चावला, ऋतिक शौकीन 2 एबल बॉलर। पेस डिपार्टमेंट में गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है, जिस कारण अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो मिडिल ऑर्डर से लेकर ओपनिंग डिपार्टमेंट में तो मुंबई का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बारी आती है तो वहां गुजरात टाइटंस भी 20 पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इस मुकाबले में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन कर लें तो यहां पे गुजरात टाइटंस थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड टीम लग रही है, क्योंकि इनकी जो पेस डिपार्टमेंट है, इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, चाहे इनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, सब में सॉलिडिटी मौजूद है। कुछ में लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो उस लिमिटेशंस में खेलना जानते हैं। तो मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस का पलड़ा मुंबई इंडियंस के ऊपर इस मैच में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। होम ग्राउंड का भी एडवांटेज रहेगा और कल का मुकाबला मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।